नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 बड़ी खबरों से। हम आपको आज रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी कृषि कानून की। तो आज लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई है, लेकिन वो बेनतीजा रही, जिसके बाद अब एक बार फिर से किसान सड़कों पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ही बात करेंगे चित्रकूट की, जहां पर एक बार फिर से एक नाबालिग हैवानों की बलि चढ़ गई है। यहाँ एक गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर के आत्महत्या कर ली है। और आखिर में बात करेंगे हाथरस की, जहां पर सीबीआई ने आज पीड़िता के पिता और भाइयों से पूछताछ की है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी विवाद लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की पहल की गई। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ, लेकिन केंद्र और किसान यूनियन के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। मंत्रालय में बात करने के बाद किसान संगठनों के प्रतिनिधि बाहर आए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के लोगों ने उन्हें सिर्फ बिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि विवादित विषयों को कानून से हटाया जाएगा या फिर नहीं। कृषि मंत्रालय की ओर से संजय अग्रवाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया और संगठनों की बात सुनी। पंजाब से जो लोग किसान यूनियन की ओर से शामिल हुए, उनमें बलवीर सिंह, राजेवाल, जगरूप सिंह, कुलवंत सिंह, दर्शनपाल, जगजीत सिंह, सतनाम सिंह, सुरजीत सिंह फूल शामिल थे। आपको बता दें कि जब से कानून संसद से पास हुआ है, तभी से इस पर विवाद है। नए कृषि कानूनों में मंडी से बाहर फसल बिक्री की खुली छूट है। प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव ये लाए गए हैं। हालांकि कई कृषि संगठन और राजनीतिक दल इन कानूनों को किसान विरोधी करार दे रहे हैं। साथ ही किसानों की ओर से डर जताया जा रहा है कि इस कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये गलत है, एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कृषि कानूनों को लेकर के अपनी बात कह चुके हैं और विपक्षी बातों में ना आने की अपील भी कर चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, सीधा सवाल, बहुत मशक्कत करने के बाद अब जाकर के केंद्र सरकार की आंखें खुली हैं। उन्होंने ऑन टेबल सभी जो संगठन थे उनके लोगों को बुलाया, बातचीत की, लेकिन बातचीत बेअसर रही, यानी कि कुछ भी प्रोडक्टिव निकल करके नहीं आया है। देखिए स्वाति, सीधे तौर पर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय कानूनों का लगातार पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर किसान जत्थेबंदियां विरोध करती नजर आ रही हैं, उसी के संदर्भ में आज केंद्र की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। पंजाब की 29 किसान जत्थेबंदियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। इससे पहले ही किसान जत्थेबंदियों की तरफ से अपना 7 मेंबरी एक प्रतिनिधिमंडल जो है उसको तैयार किया गया था कि केंद्र के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज जैसे ही ये बातचीत शुरू होने लगी तो अधिकारी केवल इस बातचीत का हिस्सा बनते हुए नजर आए, जबकि ये कहा जा रहा था कि इस बातचीत के अंदर जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो उनके गैर मौजूदगी जो है वो विवाद का एक बड़ा कारण बनती नजर आई। और उसके बाद अधिकारियों ने किसानों की सुनने की बजाय सीधे तौर पर उनको इन कानूनों के बारे में बताना शुरू कर दिया कि आखिर इन कानूनों में क्या कुछ है, किस तरह से किसानी जो है वो इन कानूनों के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं खुशहाल होती नजर आएगी। तो ऐसे में जो विवादित मुद्दे थे, एमएसपी के मुद्दे की बात करें या फिर ये बात करें कि जो कोई मामला कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड होगा उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी या फिर नहीं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, इन मसलों पर जो ये अधिकारी थे ये किसी तरह का स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं हुए, जिस वजह से किसान जत्थेबंदियां जो वहां पर मौजूद थी उन्होंने तुरंत उस बायकॉट किया उस मीटिंग का और साथ साथ कृषि भवन के बाहर आकर जम के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इन कानूनों की कॉपियों तक को वहां पर फाड़ दिया गया। इसी कहीं ना कहीं विरोध के बाद इस मीटिंग को
को निरस्त कर दिया गया है और अब किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो पंजाब और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं और 15 तारीख को अगली रणनीति तैयार की जाएगी। यानी कल एक बड़ी किसानों की मीटिंग होगी जिसमें अगली रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से इन आंदोलनों को तेज करना है, क्योंकि अभी भी इस मीटिंग के चलते जो आंदोलन थे उनको वापस नहीं लिया गया था। अभी भी किसान सड़कों पर बैठे हैं, अभी भी रेल मार्ग जो हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। किसान आंदोलन जारी थे, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन जो है और तीव्र होते नजर आएंगे, क्योंकि आज केंद्र ने जिस लहजे में बैठक बुलाई थी, सीधे तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि टेबल टॉक के माध्यम से समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन वहां पर टेबल टॉक होती नजर नहीं आई, बल्कि किसानों को ही समझाने का प्रयास किया गया कि कानूनों में उनके लिए क्या कुछ है। तो ऐसे में किसान इस बात से हताश हुए कि उनकी सुनने की बजाय उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि किसान जत्थेबंदियां लगातार कह रही हैं कि किसी के बहकावे में नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जानते हैं क्या कुछ उनके फायदे के लिए, क्या कुछ उनके नुकसान के लिए। तो ऐसे में वो इन बिलों का किसी भी हालत में समर्थन नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन जो है वो अब जारी रहेंगे। जी, तो विवादित विषयों के बारे में जो बात होनी थी वो नहीं हुई। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई, बल्कि एक तरफा सिर्फ समझा दिया गया कि ये है पूरा कानून और इसको आप समझ लीजिए। किसानों की बात को सुना नहीं गया कि वो क्या चाहते हैं। एमएसपी की बात जब बार बार आप आकर के तमाम मंचों से कह रहे हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो या उनके नुमाइंदे हो, बाकी के मंत्री हो, आप कह रहे हैं तो उसे क्यों नहीं लिखित में दे देते हैं? कम से कम किसान भी शांति से बैठे। आप अभी बातें अल्फाजों में आप कह रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आप इसको लिखित में क्यों नहीं दे रहे? शायद यही परेशानी है किसानों की। किसान चाहते हैं कि आप अपने उस कानून में इसको लिख के हमें दे दीजिए। विनीत, बिल्कुल स्वाति, देखिए सीधे तौर पर अगर एमएसपी की बात करें तो बात एमएसपी पर अड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान जो है वो इस बात से कहीं ना कहीं उसको समस्या आ रही है कि आज केंद्र भले कह रही है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मंडियों के अंदर इस वक्त जिस तरह से धान की या फिर कह सकते हैं गेहूं की खरीद होती है, उसी ढंग से इन दोनों फसलों की खरीद होती हुई जारी रहेगी। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं नमी के नाम पर किसानों की फसलों की जब बिक्री होती है तो नमी के नाम पर उसमें कटौती होती है। अभी भी किसानों को मंडियों के अंदर पूरे एमएसपी के दांव नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब प्राइवेट कंपनियां अपनी अलग से पैरेलल मंडी चलाएंगी तो गारंटी नहीं है कि सरकारी एजेंसियां फसल की खरीद के लिए आए। इसी का कहीं ना कहीं एक शंका जो है वो किसानों के मन में है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कानूनों के दायरे में एमएसपी को लाया जाए। कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर एमएसपी से कम किसान की फसल की खरीद करते हैं तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसी बात को बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी बीजेपी को इतना तो मालूम है, केंद्र सरकार को इतना तो मालूम है कि मंडियों के अंदर कटौती होती है, फसल की खरीद जो है एमएसपी के आधार पर नहीं होती। और शायद अगर इनको कानून बना दिया जाए तो फिर जो प्राइवेट कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी पैरेलल मंडियां लेकर आ रही हैं वो फसलों की खरीद ही नहीं करेंगी। तो ऐसे में जिस मंशा से ये कानून लागू करने की बात की जा रही है वो मंशा ही पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी। इसी वजह से इसका विरोध जो है वो बड़े लेवल पर होता नजर आ रहा है। और इस विरोध के बाद किसानों की तरफ से एक पत्र जो है वो भी जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के, उनको ये कहीं ना कहीं पॉइंटर भी दिए गए हैं जिसमें कई पॉइंटों का इसमें उल्लेख किया गया है। और अगर इस पूरे के पूरे लेटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो उनके शंके थे उसका जिक्र किया गया है, उसके बाद एमएसपी का जिक्र किया गया है, उसके बाद ये कहा गया है कि अगर मंडीकरण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो फिर किसानों की फसल जो है वो किस तरह से कहीं ना कहीं होगी। और इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसके अंदर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्या संशोधन की जरूरत है। यानी ओवरऑल एक पूरा खाका जो है वो देकर आए हैं। और उम्मीद थी किसानों को कि आज उनकी बात सुनेंगे, आज कृषि मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पर आज पानी फिरता नजर आया, क्योंकि ना तो कृषि मंत्री इस बैठक का हिस्सा बनते नजर आए, ना प्रधानमंत्री इस बैठक का हिस्सा बनते नजर आए, बल्कि अधिकारियों की कमेटी बैठा दी कि आप किसानों को रजामंद करने का प्रयास करो। और विरोध हुआ, वहां पर कॉपियां तक फाड़ दी गई, नारेबाजी भी हुई और आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तीव्र होते भी नजर आएंगे। बिल्कुल विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका विनीत बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। खुद वहां पर कृषि मंत्री को मौजूद होना था लेकिन वो भी वहां पर नहीं पहुंचे। तो ऐसे में किसानों का गुस्सा, उनका रोष जायज है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। हाथरस के बाद यूपी के चित्रकूट में एक गैंगरेप पीड़िता दुनिया से विदा हो गई है। गैंगरेप के बाद 15
साल की दलित लड़की ने अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज न होने के चलते लड़की परेशान थी, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। परिवार के आरोपों के बाद इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। नेताओं का गांव जाना शुरू हो चुका है। आज पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पीड़िता के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं एसपी अंकित मित्तल के लड़की की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ 3 लोगों ने जंगल में 8 अक्टूबर को गैंगरेप किया था। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई थी। तीनों आरोपियों किशन उपाध्याय, आशीष और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी किशन उपाध्याय गांव के प्रधान का बेटा है। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत की गई। उधर इस मामले में अनियमितता बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला पहले हाथरस, यूपी के हाथरस का मामला और अभी चित्रकूट का मामला। तो कार्यशैली, पुलिस की कार्यशैली प्रणाली पर सवाल। थाने पर एक तहरीर दिया जिसके तहत बलात्कार की धाराओं में और 305 की धाराएं SC/ST एक्ट के धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। उस अभियोग पंजीकृत के बाद विवेचना शुरू हुआ और खाली मैं घटनास्थल पर आ गया था और पूरा जानकारी करने पर यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है अनिल साहू और थाना अध्यक्ष करवी का, ये दोनों का जो है इस घटना में 8 तारीख का एक घटना होना जो बताया गया, उसमें जो लापरवाही पाई गई, उस लापरवाही में दोनों अधिकारियों को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत मोहन। पुनीत, 2 अलग अलग बातें। एक तरफ पीड़ित परिवार कह रहा है कि पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन वहीं जो जांच अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिख ली गई है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो इन 2 तस्वीरों पे आपसे हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें, उसके बाद एक सवाल और। पुनीत, देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथरस का कांड अभी ठंडा नहीं हुआ है कि चित्रकूट दूसरा मामला सामने आया है। जो लड़की के पिता हैं उनका आरोप है कि 8 अक्टूबर को लड़की खेत गई थी। वहां पर जो गांव के पूर्व प्रधान हैं उनके बेटे किशन उपाध्याय और आशीष और सतीश, इन तीनों लोगों ने उसकी बेटी का बलात्कार किया और उसके बाद उसका हाथ पैर बांध करके वहीं खेत में फेंक दिया था। यही नहीं, पुलिस वहां पर आई थी और पुलिस ने ही उसकी बेटी के हाथ पैर खोले थे, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। लेकिन दूसरी ओर जो चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक हैं अंकित मित्तल, उनका कहना है कि मंगलवार की सुबह मानिकपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में 15 साल की एक दलित लड़की ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और जो उनके पिता ने तहरीर दी है उसके आधार पर गांव के पूर्व प्रधान के बेटे किशन उपाध्याय और सतीश को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 8 अक्टूबर को ऐसी कोई भी तहरीर नहीं दी गई थी। सीधे तौर पर जो लड़की के पिता है वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध होकर के लड़की ने आज आत्महत्या करी है, लेकिन जो पुलिस है वो सीधे से इस बात को नकार रही है। जी, इन तमाम जानकारी को जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस की कार्यशैली पे इस वक्त सवाल उठ रहे हैं पुनीत। पहले पुलिस कहती है कि रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली थी, लेकिन वहीं पीड़ित परिवार है वो लगातार कह रहा है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तमाम एंगल से बातें सारे सामने आ रही हैं। अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है? राजनीति शुरू हो गई, तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, 8 अक्टूबर का यह मामला है और जिस तरीके से बेटी के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी बेटी के हाथ पैर खोले थे जब उनके अपराधियों ने उसका रेप करने के बाद उसको जंगल में फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करी। वही जो पुलिस अधीक्षक हैं अंकित मित्तल, उनका कहना है कि मंगलवार को जब लड़की ने आत्महत्या करी उसके बाद तहरीर दी गई है, उसी के आधार पर हमने कानूनी कार्रवाई करी है और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैंगरेप की, आत्महत्या के खिलाफ उकसाने की और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व पॉक्सो एक्ट कानून के तहत कार्रवाई करी गई है। हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मामला पूरा फास्ट ट्रैक में जाएगा जहां आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। 2 अलग अलग बातें हैं, जहां पर एक बार पीड़ित परिवार कह रहा है कि पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया, वहीं जो जांच अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच अब सीबीआई के जिम्मे है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने हाथरस के बुलगड़ी गांव का दौरा किया, जहां घटनास्थल का जायजा लिया और पूछताछ किया। बुधवार को एक बार फिर से जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई अब पीड़िता के परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि सीबीआई की टीम पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों के साथ अपने अस्थायी दफ्तर में है। यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई है। आपको बता दें इस दौरान घटना वाले दिन क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा, इस बारे में विस्तार से जानकारी ली है सीबीआई ने। आपको बता दें कि हाथरस में हुए गैंगरेप की घटना को 1 महीना हो गया है। 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। 29 सितंबर को पीड़िता की दिल्ली में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में पीड़िता के शव को जला दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। यूपी सरकार ने पहले इस मामले में एसआईटी का गठन किया, फिर जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया और आज सीबीआई तमाम एंगल से जांच करती हुई हाथरस में पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़े हुए हैं। पुनीत, जिस तरीके से सीबीआई अब जांच कर रही है, पीड़िता के भाइयों को बुलाया गया, उनकी माता को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और कुछ चीजें भी घर से लेकर के सीबीआई गई है। पूरा प्रकरण उन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक स्तर पर जाके जांच की। क्या हुआ था, कैसे हुआ, पीड़िता कहाँ घास काट रही थी, कैसे उसको वहां से लेकर के गए, तमाम बातों के ऊपर आज सीबीआई ने पूछताछ की है। देखिए स्वाति, जिस तरीके से मंगलवार से सीबीआई ने हाथरस प्रकरण में अपनी जांच शुरू करी है, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है और आज पीड़िता के जो दोनों भाई हैं, उनके पिता हैं, उनको बुलाया गया है। कल सीबीआई ने जो घटना स्थल था वहां का पूरा जायजा लिया था। इनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे। आसपास जो लोग खेतों में काम कर रहे थे उनके भी नाम नोट किए गए थे। आज पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता को बुलाया गया है। घटना स्थल वाले दिन से पूरा जायजा लिया जा रहा है कि आखिर किस टाइम वो खेत में पहुंचे थे, क्या बात हुई थी, उसके बाद संदीप वहां पे कब पहुंचा, बाकी जो 2 अन्य आरोपी है वो वहां पर कब पहुंचे, किस तरीके से घटना हुई, एक एक करके सबको बुलाया जाएगा और सबसे उनकी जो बयान उन्होंने दर्ज कराया था उस बयान के आधार पर उनसे पुनः एक बार सीबीआई फिर से बयान लेगी। लड़की के दोनों भाई, पिता और मां, सभी का बयान आज दर्ज किया जाएगा। कल आरोपी पक्ष के भी कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, सीबीआई हाथरस जेल भी जा सकती, जहां पर आरोपी बंद हैं और वहां उनसे भी पूछताछ कर सकती है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूछताछ अभी भी फिलहाल जारी है, यानी कि दोनों भाइयों से और पिता से पूछताछ हो रही है। ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ जो चीजें वहां पर थी, जैसे कि तेल, शायद एक कीप थी, उसके बारे में पूछताछ की गई, क्या क्या सामान वहां पे पड़ा था, चप्पल पीड़िता की लेकर के वहां पे गई है। पूरा उसको सीक्वेंस बनाया जा रहा है कि पूरा जो वारदात हुई थी कैसे हुई, उन सब पे सीबीआई गहनता से जांच कर रही है कि कहीं कोई चूक ना होने पाए।
तरीके से पीड़िता के भाई ने तहरीर दी थी 14 तारीख को, जिस तरीके से एफआईआर लिखाई गई, उसी एफआईआर को आधार बना करके सीबीआई अब आगे जांच कर रही है। इसमें लगभग 40 से 41 लोगों के बयान ऐसे हैं जो वहां की लोकल पुलिस और एसआईटी ने दर्ज किए थे। उन बयानों की कॉपी भी सीबीआई ने ली है। उन्हीं बयानों के आधार पर उन लोगों को बुलाया जाएगा और एक बार फिर से उनका बयान लिया जाएगा। पूरे सीक्वेंस से जांच कर रही है सीबीआई कि आखिर पीड़िता वहां कैसे पहुंची थी, कब पहुंची थी, जो आरोपी है वो कब पहुंचे, खेत में क्या हुआ, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, और आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी भी लिस्ट तैयार करी गई है। उनको भी बुलाया जाएगा और उनके भी बयान दर्ज करे जाएंगे। जी, जिस तरह से आपने बताया है कि तमाम पूछताछ हो रही है, 40 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, अब और किन लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं, किन लोगों के जो बयान पहले दर्ज हुए थे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, यानी कि जो बयान पहले दर्ज हुए उनसे दोबारा पूछताछ की, जो उन्होंने कहा उसमें कितनी सत्यता है और कितने लोगों के बयान होने बाकी हैं। देखिए, आज सीबीआई ने पीड़िता की मां, उसके दोनों भाई और पिता को जांच बयान के लिए बुलाया है। कल आरोपी पक्ष के लोगों को बुला सकती है। इसके साथ ही जो आसपास लोग मौजूद थे और जो पीड़िता पक्ष की तरफ के लोग हैं जिन्होंने बयान दिया था कि वो घटना के समय वहां मौजूद थे, और जो आरोपी पक्ष के लोग हैं जिनका भी बयान दर्ज किया था पुलिस ने, उनको भी 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। सबसे पहले जो कॉपी सीबीआई ने अपने हैंडओवर करी है यूपी पुलिस के पास में, जो जांच थी हाथरस पुलिस के पास में जो बयान थे, उन बयानों को सीबीआई ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद 1 बाय 1 उनको बुलाया जा रहा है। आज पीड़िता पक्ष के मां और दोनों भाई और पिता को बुलाया गया है। एक एक करके उनसे बयान पूछा जा रहा है कि आखिर उस दिन घटनाक्रम वाले दिन क्या हुआ था, और इसके साथ ही अब सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम लोगों से पूछताछ, पड़ोसियों से भी पूछताछ होने की भी संभावना है कि पड़ोसियों से पूछताछ हो, आरोपी पक्ष के साथ के जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ हो कि किस तरीके का वहां पर रिश्ते थे आपस में, जो दोनों पीड़ित परिवार और जो आरोपी परिवार है उनके बीच में, क्योंकि तमाम फोन डिटेल्स के बारे में बात आई थी। ये भी बातें खुली थी कि पीड़िता पहले से उसे जानती थी वहीं, लेकिन पीड़िता की भाभी ने इस बात का खंडन किया था कि नहीं, कोई ऐसी बातचीत नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी। देखिए, सीधे तौर पे जो पीड़िता के पक्ष के पड़ोसी हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और जो आरोपी पक्ष के पड़ोसी हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर एकदम अगल बगल था और आस पड़ोस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा हकीकत पता है। ऐसे में जो यूपी पुलिस के ने जिनका बयान नहीं लिया या एसआईटी ने जिनका बयान नहीं लिया, जो बयान लेने से छूट गए, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। पूरी गहन जांच कर रही है, सीक्वल से पूरी जांच करी जा रही है, शुरू से लेकर के कि आखिर अगर इन लोगों की बात होती थी तो बातचीत कब से शुरू हुई। जैसा कि आरोपी पक्ष का कहना है कि पीड़िता के भाई से एक बार संदीप का झगड़ा भी हुआ था, तो उस झगड़े को भी लेकर के बातचीत होगी, आखिर झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था। ये भी बात सामने आई थी कि प्रधानी का जो चुनाव पिछली बार हुआ था उसको लेकर के दोनों परिवार में रंजिश चल रही थी। इस बात को भी आधार बना करके सीबीआई जांच कर रही। कहीं ना कहीं जो कमियां हाथरस पुलिस की रह गई हैं और जो कमियां एसआईटी की रह गई हैं, अब सीबीआई लगातार जिस तरीके से जांच कर रही है, अब उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनसे हाथरस पुलिस या एसआईटी नहीं कर पाई थी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे कि हाथरस कांड में सीबीआई की जांच जिस तरीके से चल रही है और सीबीआई ने आज पूछताछ की है पीड़ित परिवार से, यानी कि उनके पिता, पीड़िता के और दोनों भाइयों से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है एएनबी न्यूज के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।